जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स बाय अभिषेक। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें आप सभी को पता है, हम एसएससी जेडी के लिए 5 प्रश्न 5 कॉन्सेप्ट की नई वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली 2 वीडियो में आप सभी ने गणित की क्लास लगी और उनमें नए-नए 10 प्रश्नों के माध्यम से 10 अलग-अलग कॉन्सेप्ट को समझा। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग के भी हम कुछ टॉपिक आज कवर करेंगे, जिसमें हम अलग-अलग प्रश्नों के माध्यम से रीजनिंग के कई अलग-अलग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को, जो कि कथन निष्कर्ष से संबंधित है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक परीक्षा में आपको इससे सवाल देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। प्रश्न में क्या होगा कि हमें कुछ कथन दिए होंगे और कुछ उनके निष्कर्ष दिए होंगे, और इसके बाद 4 ऑप्शन अलग से दिए गए होंगे। उनमें पूछा गया होगा कि बताइए कौन कौन से सही हैं। हो सकता है इसमें लिखा हो केवल 1, केवल 2, 1 या 2, 2 या 3, या तीनों या चारों, या 2 या 3, ऐसे विकल्प दिए रहे होंगे। वो विकल्प मैंने नहीं लिखे, इसी में हम समझ जाएंगे कि कितने हैं कितने नहीं है। तो इन्हें डायग्राम की मदद से और 150 अलग अलग तरीके हैं, 2 तरीके हैं, हम दोनों से इनको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इनको बनाएंगे। पहले डायग्राम की मदद से देखते हैं। लिखा है कुछ किताबें पेंसिल हैं। कुछ का मतलब दोस्तों, डायग्राम में जब बनाएंगे यानी कि कुछ कुछ हिस्सा आपस में कटेगा, यानी कि कुछ किताबें जो हैं वो पेंसिल है। तो डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएंगी किताबें और कुछ हिस्सा कटेगा, यानी कि ये हो गई हमारी पेंसिल। ठीक, अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। सभी पेंसिल शार्पनर हैं। जो ये सभी पेंसिल हैं वो शार्पनर हैं। तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, ये हो गए हमारे शार्पनर। शार्पनर। ठीक, अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। सभी किताबें बैग हैं। जो ये किताबें हैं वो सब की सब किताबें जो हैं वो बैग हैं। इस प्रकार से चलिए अब देखते हैं अपने निष्कर्ष को कि कौन कौन से निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं कि नहीं। एक चीज और, जो नए साथी हमारे जिनके लिए ये टॉपिक नया है उनके लिए हम बता दें कि जब भी बात कुछ की कहे, कुछ है इसका मतलब हम कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे डायग्राम, और जब सभी की कह दे, सभी की जब कहे ये हो गया कुछ का, और जब सभी की कहे तो एक के अंदर दूसरा। जो पहले लिखा है वो पहले और जो बाद में लिखा है वो बाद में। और जब कुछ नहीं या कोई नहीं की बात कहे तो दोनों को दूर दूर बना देंगे कि ये कोई भी नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं सवाल पर। कह रहा है कुछ बैग शार्पनर हैं। देखो ये है बैग और ये है शार्पनर। कुछ हिस्सा तो इनका कट रहा है, यानी कि भैया पहला अनुसरण करता है। ठीक, दूसरे पे बढ़ेंगे। कुछ शार्पनर किताबें हैं। देखो ध्यान से, शार्पनर ये है और ये है किताबें, बुक्स। इनका भी कुछ हिस्सा आपस में कट रहा है। कुछ की बात कही गई है ध्यान से। कुछ का मतलब है कि अगर थोड़ा सा हिस्सा कट रहा है तो, और जितने भी इसके संभव डायग्राम है सभी में कटना चाहिए। इसका एक ही बन रहा था, हो सकता था अलग और भी बनते, लेकिन इसमें दूसरी बात भी सही है। कैसे सही है? कुछ शार्पनर किताबें हैं, ध्यान से देखो, शार्पनर किताबों से कट रहा है, बिल्कुल सही। आगे अगले में कहा है कि कुछ शार्पनर पेंसिल हैं। देखो ध्यान से, ये है शार्पनर और ये है पेंसिल। तो जो सभी हैं वो कुछ तो उसमें होंगी ही। ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है कि शार्पनर के अंदर पेंसिल तो है, लेकिन शार्पनर का कुछ हिस्सा ये जो इसके अंदर है वो पेंसिल तो है ही। यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ शार्पनर पेंसिल है। यानी कि इस सवाल के आंसर में हम उस विकल्प को टिक कर देंगे जिसमें लिखा होगा कि 1, 2, 3 या सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। देखते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ और नए सवालों को अलग तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर बहुत ही मजेदार और शानदार सवाल। रीजनिंग में इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में 2-3 प्रश्न आते ही हैं, आप कुछ भी करें। कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल है, जैसा कि आप सबको देख पा रहे होंगे। कह रहा है LILY को 116, LOTUS को 174 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं कुछ इस प्रकार से। TULIP का हमें कोड पता करना है। दोस्तों, जब भी ऐसे कभी भी ऐसे सवाल आए कि जब एक लेटर मतलब एक अक्षर से, सॉरी एक शब्द से कुछ संख्याएं बने, एक तो
चुपचाप हमें इन सभी के स्थानीय मान लिखना है और लिखते ही साथ देखना है कि इनमें वास्तव में क्या संबंध है। अगर ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी आए तो कई बार चांस होता है कि उनका आपस में गुणा हो रहा होगा और ये बन रही होगी, और अगर ये छोटी है तो स्वाभाविक है कि उन अंकों को जोड़ने पर ये बन रहा होगा। इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 6 प्रकार होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्या क्या हो सकता है? इन सभी के स्थान मान जुड़ रहे होंगे, या इन सभी के स्थान मानों में जोड़ने के बाद किसी संख्या से गुणा हो रहा होगा, या जोड़ने के बाद कोई अलग से एक संख्या सभी में जोड़ी जा रही होगी, या स्वर और व्यंजनों में स्वर हो सकता है, स्वर को जोड़ लें और व्यंजनों को घटा दें और उसके बाद एक संख्या बनाएं। ऐसे कुछ 5 या 6 टाइप ही इनमें संभव हैं, और वास्तव में ये सवाल आप अपने टेस्ट जब भी लगाएं या पेपर जब भी दें, अगर एक बार में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो इनको करें। बाकी इनको पूरा पेपर करने के बाद कोशिश करें कि ऐसे सवालों को आप आखिरी में बनाएं, क्योंकि रीजनिंग को जानबूझकर एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र में पहले दिया जाता है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आप पे ना बने या कठिन स्तर कर दे, नहीं, बल्कि वो रीजनिंग का एकमात्र उद्देश्य है कि आपके समय को बर्बाद करना, कि एक सवाल में आप फंस जाए और 5-6 मिनट जैसे ही आपके हाथ से निकलते हैं वैसे ही पूरा पेपर बिगड़ने के फुल चांस हो जाते हैं। तो रीजनिंग आपको पहले मिलेगी, लेकिन आपको बनाना उसे बाद में है। जीके हिंदी के सवालों को पहले लगाना है, गणित के वे सवाल जो बिल्कुल सरल और इजी है, रीजनिंग के वे सवाल जो बिल्कुल सरल है और छोटे हैं, उनको पहले लगाना है। फिर ऐसे सवाल जो आपको लग रहा है कि थोड़े बड़े हैं या लेंदी है या उनमें नया कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा, उनको थोड़े बाद में करना है। ये भी कुछ कुछ उन्हीं में से है। चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को बनाएंगे। स्थानीय मान उम्मीद है आप सभी को याद होंगे, और बे सदस्य जिनको स्थानीय मान याद नहीं है वो कोशिश करें कि एक बार याद कर लें, क्योंकि स्थानीय मान अगर सभी संख्याओं के अक्षरों के हमें याद होंगे तो हमारा समय कम से कम लगेगा। इसका एक और तरीका रहता है कि अगर हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको तो कर ही लें, ई जे टी ओ टी वाई, इजोटी भी कहते हैं कई बार इसको। इसमें ये है 5, 10, 15, 20 और 25। अब बोले इससे क्या लाभ है? इससे लाभ ये है कि इनके जो आगे पीछे के रहते हैं हम उससे उनके नंबर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जैसे ओ से एक आगे है पी, तो पी हमें पता वो 15 है तो पी स्वाभाविक होगा 16। जैसे हमें पता है टी, तो टी के एक पहले आता है एस, तो स्वाभाविक है ये 20 पे है तो एस होगा 19 पे। टी के एक बाद आता है एस टी यू, तो हमें पता है कि ये 20 पे है तो इसके आगे वाला 21 पे होगा। इसमें हमें बहुत ज्यादा आसानी मिल जाती है। जैसे आई जे, इसके बाद आएगा के, क्या ये 10 पे है तो जे कितने पे होगा 11। आई जे के एल, इससे 2 आएंगे यानी 12। इससे हमें थोड़ा अनुमान मिल जाता है, लेकिन ऐसे सवालों को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी के स्थानीय मान याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है एल का स्थानीय मान हो गया 12। आई देखो मैंने बताया आई जे, आई इसके पहले आता है ये 10, तो इससे एक पहले आ जाएगा 9। एल है फिर से 12, और वाई यहाँ दिख ही रहा है हमें, वाई कितना है 25। अब संख्या तो बड़ी सी बन रही है, चलो देखते हैं इनको जोड़कर क्या होता है। जोड़ के देखते हैं, जोड़ने से कई बार सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और 9 9 18 की आ जाएंगी 8, हाथ से लाई 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 58 आ गया। देखो इनमें कोई संबंध तो नहीं है, सीधा सीधा देख के समझ में आ रहा है। 58 116 में, यानी कि अगर इन्हें आप 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 116। चलो एक ये तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही में लगने से काम नहीं होगा। इसमें भी अगर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है तो स्वाभाविक है इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। चलो इसमें देखते हैं। एल का मान हमें पता है कितना है 12, ओ हो गया 15, टी हो गया 20, यू हो गया 21, एस हो गया 19। चलो जोड़ते हैं सबको जोड़ा 9 और 1 10, 5 15 और 2 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये आ गया 8। इसमें भी अगर दुगना करके देखो इसका कितना आ रहा, गुणा किया 2, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आएंगे 1, 8 दूनी 16 और 1 17। देखो आगे 174, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सभी के स्थानीय मानों को जोड़ो और मन से कितने से गुणा कर दो 2 से, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बस तो अब इतनी बात हम समझ गए, तो वही सीधा कॉन्सेप्ट हम इसमें लगा देंगे। टी की वैल्यू हो गई 20,
U हो गया 21, L हो गया 12, I हो गया 9 और P हो गया हमारा O के बाद आता है तो हो गया 16। ठीक, सबको जोड़ देंगे। ऑप्शन में ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट से बनाना सरल है नहीं ना, इसमें यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे हम, क्योंकि 2 में 8 है और 2 में 6 है। यूनिट डिजिट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पूरे सवाल को हल ना कर कर सिर्फ इकाई के अंकों को हल करते हैं, लेकिन वह तभी कारगर होता है जब हमारे ऑप्शन में इकाई के अंक अलग अलग हों। गणित का एक बहुत अच्छा मेथड है, एक अच्छी तकनीक है जिससे सवाल बन जाते हैं, लेकिन कई बार हमें ऑप्शन में सभी के अंक एक से मिल जाते हैं तो इसे लगाना फायदेमंद नहीं रहता है। चलो देखते हैं, 6 और 9 हो जाएगा 15, 16, 17, 18 की 8 आ जाएंगी और हासिल में आ जाएगी हमारी 1। यूनिट डिजिट से अगर करते तो 8 दूनी कर देते 16, यानी इकाई के अंक में कितना आ जाता 6, लेकिन 6 तो 2 जगह है, इसलिए इसको यूनिट डिजिट से नहीं बना पाएंगे। हासिल में आई 1, 1 और 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने आ गए 78। और 78 का कितना करना है दुगना, तो 78 का दुगना 8 दूनी 16 की 6, हासिल आ गई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 156 इस विकल्प में है, वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप ये सवाल समझ पाए होंगे। कोडिंग और डिकोडिंग के जो भी जितने भी सवाल हैं वे सभी हम पर बनेंगे कब, जब हमें उनके स्थानीय मान पता हो। ऑप्शन से भी कई बार ऐसे सवाल हम बना लेते हैं जिसमें हमें पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे ऐसे सवालों के माध्यम से ऐसी मेथड भी हम सीखेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एसएससी जेडी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणितीय संक्रियाओं के टॉपिक से इसको लिया गया है और ये भी हमें हर सेट में, हर पुराने पेपर में इस प्रकार का सवाल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। कह रहा है कि धन का अर्थ भाग है, यानी कि सवाल में जहां भी धन लगा हो वहां भाग लगा देना। ऋण का अर्थ गुणा है, जहां भी ऋण लगा हो वहां गुणा लगा देना। भाग का अर्थ धन है, जहां भाग का चिन्ह हो वहां धन लगा देना। और गुणा का अर्थ ऋण है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये एक व्यंजक दिया है, इसको हल करना है। इससे हम बनाएंगे कैसे, आप करेंगे कैसे वो देखिए। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है मान लिया, और इस सवाल को आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे ये 8 अपनी कॉपी पर। फिर हमें दिख रहा है ऋण, तो हम सीधा जाएंगे कि ऋण का अर्थ है क्या। तो सवाल में कहा गया है ऋण का अर्थ है गुणा, तो आप ये ऋण ना लगाकर अपनी कॉपी में डायरेक्ट लगाएंगे गुणा और लिख लेंगे 1। फिर आ गया भाग का चिन्ह, कहेगा भाग का अर्थ, जल्दी से जाएंगे कोड में कि भाग का अर्थ तो धन है, तो भाग की जगह धन लिख लेंगे और लिख लेंगे 72। फिर आ गया धन, और सवाल में कह रहा है धन का अर्थ है भाग, तो भाग लगा दिया। भाग न लगा के इसे बटे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाग का मतलब ही है बटे। फिर 8 लिखा है तो 8 लिख दिया। फिर आ गया गुणा, और सवाल में गुणा का अर्थ है ऋण, तो ऋण के लिख देंगे 3। ये बन गया नया सवाल। यानी कि ये सब तो लिखा होगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको अपनी कॉपी पे कुछ इस प्रकार लिखना है। एक बार फिर से देखेंगे, 8 जैसा था वैसा ही, ऋण का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा लिख लिया। बन था जैसा वैसा ही, भाग का अर्थ है धन, तो धन लिख लिया। 72 जैसे थे वैसे। धन का अर्थ है भाग, तो भाग को लिख दिया बटे के 8। गुणा का अर्थ है ऋण, तो ऋण के लिख दिए 3। चलो इसको हल करते हैं। बोर्ड मास में आपने सीखा ही है कि सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, उसमें बड़ा कोष्टक, फिर छोटा, सबसे छोटा, मंझला, मतलब सबसे छोटा, मंझला और सबसे बड़ा। इसके बाद का हल करेंगे, फिर भाग, तो का तो इसमें है नहीं, भाग ही है, तो भाग पहले कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 नाम 72। ठीक, और गुणा हो रहा है तो 8 एकम 8 इसका गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, धन 9, ऋण 3। जोड़े घटाएंगे इनको, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 17 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 14। बोर्ड मास में भी ऐसे सवाल आएंगे, लेकिन उसमें ये चिन्हों के कोड नहीं दिए होंगे। इसका एक लेवल और आता है कि कई बार यहां प्लस का माइनस ना कह के इधर कोई संकेत बना दे। ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अन्य वैरायटी के सवाल भी आप देखें, हो सकता है यहाँ एक स्टार बना दे और सवाल में लिखा हो कि स्टार का अर्थ भाग है। हो सकता है यहाँ एक आयत बना दे और कहे कि आयत का अर्थ ये है। हो सकता है त्रिभुज बना दे और कहे त्रिभुज का अर्थ ये है। तो उसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार हमने इसमें चिन्ह बदल दिए, तो वैसे इन त्रिभुज हैशटैग बना देते हैं कई बार।
कि हैशटैग का अर्थ ये है, तो इनको भी बदलकर हम नए चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये भी सवाल उम्मीद है आप पे बन गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और देखते हैं कुछ और मजेदार टॉपिक। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल में दिया गया है कि 54 को 41 लिख सकते हैं, 65 को 16, 65 को 61 लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि 74 को क्या लिखेंगे। रीजनिंग के ये वे सवाल हैं जो बन जाए तो बहुत सेकंडों का काम है और ना बने तो इनमें बहुत अच्छा खासा समय लग जाता है। मैं जानबूझकर ऐसे सवालों को लेकर आया हूं कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं या पेपर परीक्षा देने के लिए बैठें, तो अगर ऐसे सवाल देखते ही साथ आपको बन रहे हैं या समझ में आ रहे हैं तो उसको करना शुरू करें, वरना कोशिश करें कि जब पूरा पेपर हो जाए, 100 प्रश्न या 80 प्रश्न आप देख लें, उसके बाद बचे हुए समय में आप इसको करें। जैसे ही ऐसे सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आए, इस पर आप ब्लू टिक लगाकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पर सिस्टम लगाते हैं तो 3 विकल्प आते हैं हमारे पास। 3 विकल्प कैसे आते हैं कि एक विकल्प आता है कि टिक कर दिया है और आगे बढ़ गए, यानी इसको लगा दिया है कि भैया ये सही है, 4 ऑप्शन में से कोई एक चुन लिया है और सेट सेव करके आगे बढ़ गए। दूसरा ये होगा कि चारों में से कोई भी नहीं लगाया और खाली छोड़ दिया, तो ये रेड हो जाएगा। इसको टिक कर दिया तो ये ग्रीन हो जाएगा। और एक और ऑप्शन आता है कि अगर आप पे बन रहा है तो उसको लगा दें, या डाउट है या आप चाहते हैं कि इसको हम बाद में करेंगे, तो इसको ब्लू टिक कर देते हैं और कहते हैं कि भैया अभी बाद में आके तुम्हें देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इधर आखिरी में या बाजू में आपके 80 या 100 प्रश्न दिखाई देंगे, तो उसमें जो ग्रीन सेल है, ग्रीन कलर है, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि भैया इसको हमने टिक कर दिया है, हमें पता था, बन गया है। जो रेड होंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये हम पे नहीं बने हैं। और ये जो ब्लू टिक है, जो हम ये ब्लू टिक करेंगे, कई बार एलो भी होता है कहीं कहीं कंप्यूटर स्क्रीन में, तो ये हमें ये बताएगा कि इस सवाल को हमें पूरा पेपर करने के बाद देखना है। ये सवाल हम पे बनेगा तो, लेकिन इसे अभी नहीं कर रहे हम। और अगर इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ढूंढने में समय खराब होगा कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो नहीं बने, छोड़ दिए, तो उनमें बार बार रेड में जाकर देखेंगे। तो इसमें एक सुविधा और होती है, इसका बहुत कम छात्र इस्तेमाल करते हैं, आप जरूर करें। इसको ब्लू टिक बोल देते हैं अपनी भाषा के लिए कि भैया इसमें ब्लू टिक लगाएं। अगर कंफर्म नहीं है या बन नहीं रहा है तो खाली करके ब्लू टिक लगा दें। ब्लू टिक भी 2 लग सकते हैं, एक ये कि जिसको टिक करके ब्लू टिक लगाएं कि भैया आके हो सकता है बदलना पड़े या फिर से एक बार चेक करेंगे, डाउट है, या खाली ब्लू टिक लगाएं कि मतलब खाली ब्लू टिक लगा दिया और अब इसको फिर से चेक करने आएंगे, देखेंगे कि ये सवाल हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, समय बचेगा तो देखेंगे, वरना इसको शुरुआत में देखने लायक ये वास्तव में सवाल है नहीं। क्योंकि अगर आप इनको शुरुआत में ही करेंगे, और रीजनिंग जानबूझकर हर एग्जाम में शुरू में मिलेगी, मैंने बताया कि ये सिर्फ आई इसीलिए रहे हैं परीक्षा में कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद कर दे। बनाना है, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन पहले हिंदी कर लेंगे, जीके के कुछ सवाल देख लेंगे, गणित के सरल सवाल देख लेंगे, रीजनिंग के देख लेंगे जो इससे सरल है और सीधा कॉन्सेप्ट लगना है। सरल ये भी है, लेकिन इसमें हमें कई बार तीर तुक्के फंसाने पड़ते हैं। ये ऐसा है कि जैसे एक खाली समंदर में एक मछली है, बहुत बड़े समंदर में, और उसमें बार बार जाल फेंकना है, बार बार जाल फेंकेंगे, फंस गई, फिर फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे, फिर फेंकेंगे, और देखेंगे फंसी की फंसी। तो कई कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे और जौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो देख लेंगे क्या है। सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। तो इधर तो अपने 13 का अंतर है, यहाँ तो बहुत कम अंतर है, तो अंतर वाला तो सिस्टम चल नहीं रहा। और देख लो, आपस में गुणा करके देख लो, 5 को 20, 20 दूनी 40 में एक जोड़ रहे आ रहा है, ऐसे इनका गुणा करो, 5 6 का 30, 30 दूनी 60 में एक जोड़ दो, 61 आ गया, देखो बन गया, बहुत बढ़िया। इन दोनों का गुणा किया तो आ गया 5 चौको 20, दोनों का गुणा 20 और गुणा 2 मन से तो आ गया 40 और एक जोड़ दिया तो आ गया 41। बढ़िया। इसमें देखो, दोनों का गुणा किया तो 5 6 का 30, दुगना किया तो आ गया 60 और मन से एक जोड़ दिया तो आ गया 61। ऐसे कई कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, जो जिसका लग गया उसका तुक्का सेट हो गया। ये प्रैक्टिस पे है, जितने इन सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार और देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या हो सकता है, वही हो जाएगा। अब ऑप्शन में भी होना चाहिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। 7 चौको 28 आ गया 28, 28 का दुगना करेंगे तो 8 दूनी 16, 56 और एक जोड़ देंगे, 56 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 57। अब ये है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है नहीं,
यानी कि कॉन्सेप्ट ये तो लग रहा है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये कुछ और लगा हुआ। ऐसे कई बार लगाते रहेंगे, ये नहीं लगा। 28 दूनी 56, एक जोड़ा नहीं लग रहा। चलो कुछ और देखते हैं अब, और क्या हो सकता है जिससे 56 से 41 या 41 से 54 बना लें। देखो वर्ग करके जोड़ते हैं। 5 का वर्ग किया 25, 4 का वर्ग किया 16, जोड़ो दोनों को, हाँ आ गया 41। 25 और 16 आ गया 41। इसमें देखते हैं 6 का वर्ग किया 36, 5 का वर्ग किया 25, जोड़ो दोनों को, आ गया 61। एक ये भी हो सकता है। चलो अब इसमें लगा के देखते हैं, वो ऑप्शन में भी होना चाहिए। 7 का वर्ग 7 सतैया 49, 4 का वर्ग 16, 5 15 की 5, यहाँ से लाएंगे 5 और 1 6, 65। ऑप्शन में है 65, हाँ बिल्कुल है। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ये कई इनमें हो सकते हैं, गुण आपस में मैच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सही वही होगा जिसका ऑप्शन यहाँ है। ये तीनों में सेम टू सेम वही रूल लगना चाहिए। कई बार ऐसे सवाल होते हैं, जैसे अभी हमने बना के देखा था इन दोनों का गुणा दुगना और एक जोड़ा, तो वो तो इसमें पास हो रहा था, ऐसे ही पास हो रहा था, लेकिन इसमें भी लगता, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं था। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम बना पाते। ऐसे सवाल जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और हमारी तो यही सलाह रहेगी कि जब पूरा पेपर हो जाए उसके बाद ऐसे सवालों को करें, क्योंकि ये 1-2 मिनट तो आराम से ले लेते हैं, तो कम से कम समय लगे और स्कोर भी अच्छा रहे, दूसरे सवालों पर असर भी ना पड़े। क्योंकि कठिन सवाल या समय ज्यादा लगने वाले सवालों को हम अगर पहले करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि कई सवाल जो बिल्कुल आसान थे, पढ़ते साथ टिक करने थे, उनके लिए हमारा समय नहीं बचता और टाइम पहले ही बंद हो जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह है सभी को, जितने भी छात्र एग्जाम दें या सेट भी लगाएं, तो सेट में भी वो अपनी आदत में लेकर आए कि ऐसे सवालों को ब्लू टिक लगाकर बाद के लिए रखेंगे कि इनको हम बाद में करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर और देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये बैठक व्यवस्था का सवाल है। बैठक व्यवस्था वास्तव में रीजनिंग के असली प्रश्न ये वही हैं जो सबसे ज्यादा समय कंज्यूम करते हैं। ऐसे सवालों को बनाना है, जो छोटे छोटे डाउट है, जितने प्रकार के डाउट हो सकते हैं उन सबको क्लियर करना है। पहले नंबर, ऐसे सवाल बनाने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें जो पता होनी चाहिए। ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक वृत्ताकार टेबल के केंद्र की ओर मुंह करके कुछ लोग बैठे हैं। एक बन सकता है कि पंक्ति में उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, या सवाल बन सकता है कि आमने सामने बैठे हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो और इसमें सवाल बन सकता है कि वर्ग में बैठे हैं। अभी ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हाल ही में समाप्त हुई हैं उसमें इससे कई सवाल पूछे जा रहे थे कि 8 व्यक्ति वर्ग की चारों भुजाओं और उनके कोनों पर अंदर की ओर मुंह करके बैठे। इस व्रत में भी अंदर की ओर मुंह भी हो सकता है और बाहर की ओर मुंह भी हो सकता है। अब हम समझेंगे कि अंदर और बाहर की ओर में वास्तव में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। वो इसलिए दोस्तों कि जैसे अगर मैं इस अंदर को मुंह करके बैठूं तो दायां बायां कुछ इस तरफ रहेंगे, और जैसे ही अपने मुंह की दिशा बदल दी जाएगी तो जो दायां था वो बायां आ गया और जो बायां था वो दायां आ गया, यानी कि दाएं बाएं की परिभाषाएं भी बदल जाएंगी। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है तो अपना दायां उसका दायां और अपना बायां उसका बायां, लेकिन अगर वो दक्षिण की ओर मुंह कर ले तो अब उसके दाएं बाएं अपने दाएं बाएं के बिल्कुल उल्टे होंगे, यानी कि बदल जाएंगे। इसलिए हमें पहले नंबर तो ये देखना है कि किस दिशा में है। तो कह रहा है एक पंक्ति में है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इन सब में से हमारी एक पंक्ति वाला सवाल बन जाएगा। इस पंक्ति में है और सबके मुंह उत्तर की ओर है। इसका क्या मतलब है कि जो उन व्यक्ति अपना दायां बायां है वही उन व्यक्तियों का दायां बायां होगा। 6 व्यक्ति हैं, कह रहे हैं सी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है वो एफ के, यानी कहूं कहीं बैठा होगा एफ, और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, एफ का बाएं यानी पहला और ये दूसरा। उत्तर की ओर बैठे हैं तो अपना बायां एफ का बायां, कहीं बैठा है सी। देखो सी जो है वो एफ के बाएं, कहीं बिठाला एफ और एफ के बाएं बिठा दिया सी। अगली लाइन पर बढ़ते हैं। ए डी और सी का निकटतम पड़ोसी है। जो ए है वो सी का भी पड़ोसी है और डी का भी पड़ोसी है, यानी अगर हम सिर्फ सी के पास में ए को बैठा है, अगर यहां ए आ जाएगा तो डी तो इसके पास में आ ही नहीं पाएगा,
यानी ये बात पक्की है कि ए होगा यहां, और डी भी इसका पड़ोसी है यानी डी होगा यह। कोई दिक्कत? और चलो आगे। ई ए के बाएं बैठा है, ए के बाएं बैठा है ई। ए के बाएं यानी इस तरफ बैठा है ई, ठीक, बाएं बैठा है। लेकिन बी ए के दाएं बैठा है, जो बी है वो इस ए के दाएं बैठा है, 1 2 3 4 5 और एक की जगह खाली है, यहीं बैठा है बी। ए के दाएं, ए के दाएं बैठा है बी। कुछ इस प्रकार से हमारे व्यक्ति व्यवस्थित हो गए। अब हम देख लेते हैं सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात कि किस इस आकृति में बैठे हैं और किस दिशा में बैठे हैं। एक बात ये, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं या बाहर की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, पूरब या पश्चिम के भी सवाल आ सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, सबको व्यवस्थित जैसा जैसा कहा गया है वैसा व्यवस्थित कर देना है। और तीसरी और अति महत्वपूर्ण बात कि वास्तव में पूछा क्या है। ये तो बन गया डायग्राम। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है किनारों पर कौन है, ए के बाजू में कौन है, सी के पड़ोसी कौन है, बी के पड़ोसी कौन है, ए के बाएं तीसरा कौन बैठा है, चौथा कौन बैठा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूछा क्या है। पूछा है कौन सा अंतिम छोर पर है, यानी कि अंतिम छोर पर। तो अंतिम छोर देख के समझ में आ रहा है ई और एफ। कौन से ऑप्शन में ई और एफ है? ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन और ई और एफ है, यानी कि ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। बैठक व्यवस्था के सवाल अगर आपको बार बार बनाने हैं तो रीजनिंग के तो पूरे सवालों को बनाने का एक ही मात्र विकल्प है कि जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए उनकी प्रैक्टिस की जाए। अलग अलग टेस्ट से, मॉक टेस्ट से, पुराने पेपर से, हर किताब के जहां से जितने सवाल मिले उतने सवाल लगाते जाए। तभी एक ही मात्र विकल्प है ऐसे सवालों को बनाने का। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा व्रत में 8 या 6 व्यक्ति अंदर की ओर बाहर की ओर बैठे हों, कुछ इसी प्रकार से करना पड़ता है। इसी प्रकार वर्ग के भी मैंने बताया कि पूछ सकते हैं कि वर्ग में भुजाओं पर और कोनों पर 8 व्यक्ति बैठे हैं या कई बार 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये और ये इसमें कोई विशेष अंतर है नहीं, सब इसी प्रकार से है। और इसके अलावा पंक्तियों में उत्तर और दक्षिण की ओर या एक दूसरे के आमने सामने ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग में एक और टाइप होता है जिसमें बैठक व्यवस्था में कि एक टेबल में बाहर की ओर मुंह करके बैठे और एक अन्य टेबल में अंदर की ओर बैठे, यानी कि आमने सामने बैठे। ये बैंकिंग में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक दिवसीय अभी तक तो ऐसे सवाल देखने को नहीं मिले। उम्मीद है आज की सवाल और आज की क्लास, नए नए कॉन्सेप्ट रीजनिंग के आपको समझ में आए होंगे। जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।